हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है काफ़ी हद तक अच्छी चल रही होगी। तो आज की हमारी जो क्लास है वो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। माइक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपका जो है उसका हम लोग चैप्टर नंबर 1 आज डिस्कस करेंगे। हालांकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने कई सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं, लेकिन चूंकि चैप्टर 1 बेसिक सा चैप्टर था इसलिए अभी तक इस पर हमने काम नहीं किया था। तो आज हम उस चैप्टर को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 1 है इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि बेसिकली कौन कौन से बेसिक टर्म्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। और जब नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, इसका जो पार्ट 2 होगा, उसके अंदर हम लोग आपसे बात करेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, तो उस विषय में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है और पूरी क्लास को देखेंगे तो मेक श्योर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ जाएंगे। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर इस क्लास की हम लोग बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आप चूंकि जानते होंगे बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी बेसिकली क्या बताती है। देखिए, यहाँ पर आपके सामने जो पीपीटी आपको जो शो हो रही है उसमें अगर आप देखें तो कहा गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है दैट फोकसेस ऑन हाउ जनरल इकोनॉमीज मार्केट और डिफरेंट सिस्टम दैट ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल। यानी कि बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है या कह सकते हैं वो एरिया है जिसमें हम लोग जनरल इकोनॉमिक्स की कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोग बात करते हैं, जिनके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे कि आपका इन्फ्लेशन हो गया, प्राइस लेवल हो गया, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, नेशनल इनकम हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी हो गया, और चेंजेस इन जो अनएम्प्लॉयमेंट चेंजेस हैं अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, वो सारी चीजें हो गई। तो यानी कि जो इकोनॉमी के जो हमारे देश की इकोनॉमी के जो बड़े टर्म्स हैं जिनके आधार पे एक देश के डेवलपमेंट को, एक देश के विकास को हम लोग मेजर करते हैं, उन चीजों के बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली डिस्कशन करते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग मेजर तौर पे जो हमारे देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के, यानी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे प्राइस लेवल हो गया, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, नेशनल इनकम हो गई, जीडीपी हो गई, एम्प्लॉयमेंट के अंदर चेंजेस हो गए, ये जो टर्म्स हैं आपके, इन चीजों को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली डिस्कशन करते हैं। यानी कि मोटे तौर पे ये कहें तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन की स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। और जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम एक पूरा होल ले लेते हैं, पूरा ग्रुप ले लेते हैं, पूरा एक नेशन ले लेते हैं, पूरी कंट्री के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो चूंकि ये ब्रॉड टर्म है और हम पूरी कंट्री वाइज चीजों को समझते हैं, इसीलिए जो बड़े बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। अब देखेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, और जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये टर्म आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए आप इन सारे टर्म्स को पहले से समझते हुए चलेंगे तो कंफ्यूजन का कोई मामला आगे नहीं बनेगा। देखिए, सबसे पहले कहा गया है कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स आर दैट गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स। यानी कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं बेसिकली जो गुड्स कंज्यूमर यानी एक पर्सन खरीद कर लाता है और उन्हें वो अपने बेसिकली कंजप्शन पर्पज में उनका इस्तेमाल करता है। यानी एक कस्टमर जो है, एक पर्सन जो सामान खरीद के लाएगा, उस सामान को अपने क्या करेगा? वो कंजप्शन पर्पज के लिए इस्तेमाल करेगा, उसे फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसे नहीं इस्तेमाल करेगा। यानी कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं उन्हें हम फाइनल गुड्स भी बोलते हैं। और बेसिकली जो भी प्रोडक्शन होता है या जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस मैन्युफैक्चरिंग का जो फाइनल आउटपुट है वो बेसिकली क्या है? आपका कंजप्शन है। यानी कि मान लीजिए किसी कंपनी के द्वारा, किसी के द्वारा कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया, तो उसका जो फाइनल कंजप्शन होगा, फाइनल कंजप्शन जो करने वाला बंदा होगा, उसके लिए वो गुड्स कैसा हो जाएगा? कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्लोथिंग हो गया, फूड हो गया, ज्वेलरी हो गई आपकी, ये सारे कंज्यूमर गुड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। दोबारा फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन गुड्स को एक पर्सन परचेज करता है, परचेज करने के बाद उन्हें अपने कंजप्शन में यूज करता है, उन्हें कंज्यूम करता है, उसे दोबारा फर्दर प्रोडक्शन की एक्टिविटी में उनका दोबारा इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जाता है। जैसे कि क्लोथिंग हो गई, फूड, ज्वेलरी, ये सारे कंज्यूमर गुड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कैपिटल गुड्स क्या होता है, तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं बेसिकली जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है या जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए उसका जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो भी बेसिकली कैपिटल नेचर के गुड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते हैं। कैपिटल गुड्स जो होते हैं बेसिकली वो टेंजिबल इन नेचर होते हैं। टेंजिबल इन नेचर का मतलब जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गया, व्हीकल्स हो गए, ये सारे के सारे कैपिटल गुड्स के बेसिकली एग्जांपल्स हैं। ठीक है। कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो फिनिश गुड्स नहीं होते हैं। कैपिटल गुड्स जो है फिनिश गुड्स नहीं है, लेकिन एक प्रोडक्शन एक्टिविटी में कैपिटल गुड्स का हम इस्तेमाल करके प्रोडक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया, इन सब का इस्तेमाल हम प्रोडक्शन एक्टिविटी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारे गुड्स हो जाएंगे कौन से, कैपिटल गुड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जो आपकी फिक्स एसेट होती है, उस फिक्स एसेट को जब आप कंज्यूम करते हो, उसका इस्तेमाल करते हो, तो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, उसकी जो मौद्रिक मूल्य उसका है, उसका जो कह सकते हैं जो वैल्यू है वो क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो जो अमाउंट उसका रिड्यूस हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। यानी कोई जो फिक्स एसेट है जब आप उसका इस्तेमाल करोगे वो यूज में आएंगे, तो यूज में होने से उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जितनी मॉनेटरी वैल्यू रिड्यूस हो गई उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सो कैपिटल गुड्स दैट अ बिजनेस डज नॉट यूज विद इन द ईयर, यानी बहुत सारे कैपिटल गुड्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, जिनका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूरे एक साल के अंदर उस पूरी एसेट का या पूरे कैपिटल गुड्स का कंज्यूम नहीं कर पाती है, यानी उस कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल जो है कई वर्षों तक किया जाता है। तो ऐसे केसेस में हर साल एक सर्टेन अमाउंट जो है वो डेप्रिसिएशन के फॉर्म में हर साल चार्ज किया जाता है। बात समझ में आ गई। यानी तमाम सारे कैपिटल नेचर के ऐसे गुड्स हैं जिनको हम एक साल में कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। जब एक साल में कंज्यूम नहीं करेंगे, कई सारे सालों तक कंज्यूम करेंगे, तो उन सारे जो भी एसेट्स हैं आपकी, उनकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू हम हर साल एडजस्ट करेंगे, हर साल रिटर्न ऑफ करेंगे। तो जो वैल्यू हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप इसका टर्म देखें तो एक है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो गुड्स बिल्कुल रेडी टू कंज्यूम है, यानी फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स दैट डू नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग, जिसमें कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता नहीं है। दे आर रेडी टू यूज, बिल्कुल इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। इसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। फाइनल गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स भी बोल सकते हैं, और एंड आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पज ऑफ डायरेक्ट यूज बाय द एंड कंज्यूमर। जो फाइनल गुड्स होते हैं बेसिकली इसीलिए मैन्युफैक्चर किए गए हैं कि जो एंड यूजर है डायरेक्टली उनका कंजप्शन कर सके। सो गुड्स दैट आर परचेज्ड बाय द लोकल हाउस होल्ड, यानी वो सारे गुड्स जो कि लोकल हाउस होल्ड के द्वारा खरीदे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। जैसे कि टेलीविजन हो गया, मिल्क हो गया, रेडीमेड आपका खाना हो गया, मेडिसिन हो गई आपकी, ये सारी चीजें फाइनल गुड्स के अंदर आती हैं। अब जो फाइनल गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स को अगर हम डिवाइड करें तो दो कैटेगरी में फाइनल गुड्स को आप डिवाइड कर सकते हैं। एक गुड्स होते हैं जो आपकी बाइंग हैबिट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, बाइंग हैबिट की कैटेगरी के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं, और एक उसकी ड्यूरेबिलिटी की कैटेगरी के आधार पे आप डिवाइड कर सकते हैं। यानी जो फाइनल गुड्स हैं, बहुत सारे गुड्स होते हैं फाइनल गुड्स जो कि रेडी टू कंज्यूम के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं, लेकिन अगर उन्हें डिवाइड करना हो कई सारी कैटेगरीज में, तो एक तो आप उसकी कैटेगरी बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग हैबिट, और एक कैटेगरी बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो अगर हम बाइंग हैबिट्स के आधार पे इसको समझें तो देखिए, सबसे पहला जो बाइंग हैबिट्स के आधार पे गुड्स होता है उसे हम बोलते हैं कन्वीनियंस गुड्स। कौन सा गुड्स बोलते हैं, कन्वीनियंस गुड्स। तो कन्वीनियंस गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक पर्सन अपनी अवेलेबिलिटी के आधार पे उनको खरीदता है, यानी जहां पर वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे वो वहीं से खरीद लिए जाते हैं। उसमें हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि दुकान वगैरह का, शोरूम वगैरह का हम मसला नहीं रखते हैं, जहां वो इजीली मिल जाएंगे वहां से ले लेंगे। जैसे मिल्क, अब मान लो अमूल का मिल्क अगर आपको मोहल्ले में एक बंदा देने ही आता है सुबह सुबह बेचने वाला, तो वहीं से आप ले सकते हैं। क्या उसको भी खरीदने के लिए आप विशाल मेगा मार्ट जाएंगे? यानी कि उसके लिए कहीं मॉल जाने की आवश्यकता नहीं, वो आप अपने मोहल्ले में जहां कहीं मिल जाएगा ले लेंगे। वैसे ही आपकी सपोज सिगरेट आप पीते हैं, स्मोकिंग के प्रोडक्ट्स हो गए, आपके मसाला हो गया, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको इजीली मिल जाएंगी, वहीं से आप खरीद लेंगे। स्पेशलिटी जो आपका स्पेशलिटी गुड्स है, बेसिकली ये गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो कि बेसिकली अपर क्लास के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, जो कि अपने आप में एक लग्जरी और महंगा गुड्स होता है, एक्सपेंसिव होता है।
कहा गया है कि दीज गुड्स आर नॉट अननेसेसरी, ये आपकी नेसेसरी नहीं है, लेकिन एक पर्सन जो है अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए इन्हें खरीदता है, जैसे कि महंगी गाड़ियां हो गई, ज्वेलरीज हो गई, ये शॉपिंग गुड्स के एग्जांपल्स हैं। और जब आप जो ये स्पेशली गुड्स के एग्जांपल्स हैं जो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप नहीं खरीदते हैं, जिन्हें आप स्पेशल जगह से जाके परचेज करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट होता है शॉपिंग गुड्स। तो शॉपिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं बेसिकली जो हम परचेज तो करते हैं, लेकिन बहुत सोच समझकर बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के हम जब गुड्स को परचेज करते हैं वो शॉपिंग गुड्स होता है। यानी ये ऐसे गुड्स होते हैं जो आमतौर पे लंबे समय तक चलते हैं, इनकी जो लाइफ होती है वो लंबी लाइफ होती है, ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। और जब हम इन्हें मार्केट में खरीदने जाते हैं तो बहुत जांच पड़ताल के, बहुत ठीक से हम चीज़ों को समझ के तब हम इनको खरीदते हैं। क्योंकि ये ड्यूरेबल्स होते हैं इसलिए खरीदना थोड़ा सा मतलब सही तरीके से ही बेहतर रहेगा। और ये आमतौर पे मोर एक्सपेंसिव होते हैं इन कंपेयर ऑफ कन्वीनियंस गुड्स के कंपेयर में थोड़े से महंगे होते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविजन हो गया, लैपटॉप्स हो गए। तो जब ये आप खरीदने जाओगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जब खरीदने जाओगे तो इन चीज़ों को आप पहले इसकी क्वालिटी देखोगे, इसमें वारंटी कितनी मिल रही है, इसका प्राइस क्या है, इसमें क्या क्या और सुविधाएं मिलेंगी, ये सब कुछ आप देखते हैं, उसके बाद जाके आप खरीदते हैं। नेक्स्ट होता है जिसे हम बोलते हैं अनशॉर्ट गुड्स। तो अनशॉर्ट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं बेसिकली जो गुड्स मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन इनको कंज्यूमर जो होता है बेसिकली परचेज नहीं करता, इन्हें बहुत रेयरली वो परचेज करता है। यानी मार्केट में तो बहुत इजीली अवेलेबल है लेकिन लोग इन्हें अवॉइड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए LIC वाले फोन आपके पास करते होंगे, क्रेडिट कार्ड बेचने वाले फोन आपके पास करते होंगे। तो ये अनशॉर्ट गुड्स हैं जो इजीली तो अवेलेबल हैं और हर आदमी से इजीली परचेज नहीं करना चाहता, लोग उससे भागते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अनशॉर्ट गुड्स। अब अगर आप इसका क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स के आधार पे, तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स के आधार पे इसका जो क्लासिफिकेशन होगा उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है आपका वो है सर्विस। तो आप जानते हैं कि एक तो होती है सर्विस, सर्विस हमेशा इंटेंजिबल नेचर की होती है जो कि जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, और ये बेसिकली कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे मान लीजिए आप बाल कटाने के लिए सैलून जाते हैं, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग सर्विस होती है आपकी, ठीक है, आप गाड़ी टैक्सी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये सारी आपकी क्या है, सर्विसेज हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो गुड्स होते हैं जो गुड्स बेसिकली पेरिशेबल नेचर के हैं। पेरिशेबल नेचर का मतलब होता है कि जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्द नासमान वस्तुएं जो होती हैं उन्हें पेरिशेबल बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मिल्क हो गया, बिवरेजेस हो गए आपके, ठीक है, खाने पीने की और सारी चीजें हो गई, ये सब सारी कैसी होती है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसी में देखेंगे ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है। तो ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन गुड्स की लाइफ लॉन्ग होती है, यानी लंबे समय तक ही चलते हैं, एक बार खरीद लिया तो कई वर्षों तक इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कार और इक्विपमेंट जो है आपके वो ड्यूरेबल गुड्स के एग्जांपल्स हैं। अब आता है इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो किसी फाइनल गुड्स को बनाने के लिए फर्दर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जैसे कोई गुड्स आपको बनाना है तो किसी गुड्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली होता है इंटरमीडिएट गुड्स। कोई भी सामान बनाएंगे, जैसे मान लो शुगर बनाने के लिए शुगर केन की आवश्यकता होती है, तो एक फैक्ट्री के लिए शुगर केन जो है बेसिकली क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। और हमारे आपके लिए जो शुगर है वो क्या है, वो फाइनल गुड्स है। समझ में आ गया। तो फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो गुड्स इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, उन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल है जैसे कि सॉल्ट इंटरमीडिएट गुड्स है। सॉल्ट को आप अगर आप देखें अपने, मान लीजिए खाने में आप सॉल्ट डालते हैं, जैसे आप सॉल्ट अपने आपके घर में किचन में इस्तेमाल होता है, तो सॉल्ट अगर अपने खाने में डालते हैं तब तो ये फाइनल गुड्स है। लेकिन अगर एक होटल के अंदर उस खाने में डाला जाए जो खाना अभी कस्टमर को सर्व किया जाएगा, तो वहां पर ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं बेसिकली ये रीसेल होते हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए, इन्हें दोबारा फिर से सेल किया जाता है। पहले खरीदा जाता है, प्रोडक्शन में इस्तेमाल करके फिर दोबारा इन्हें बेचा जाता है। तो इन्हें आप सेमी फिनिश गुड्स भी कह सकते हो कुछ मामलों में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं लेकिन फिनिश गुड्स फिलहाल ये नहीं होते हैं। चलिए, तो ये बेसिकली इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के अंदर एक टर्म और आता है जिसे हम बोलते हैं स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। तो स्टॉक बेसिकली है, स्टॉक रेफर्स टू एनी क्वांटिटी दैट इज कैलकुलेटेड एट पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जिस किसी चीज की सर्टेन क्वांटिटी को आप कैलकुलेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम क्या, स्टॉक बोलते हैं। लेकिन जो फ्लो होता है, फ्लो बेसिकली क्वांटिटी होती है जो कैलकुलेटेड होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
ये एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं होगा, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर होगा, जिसे हम बोलेंगे क्या, फ्लो बोलेंगे। एक एग्जांपल से ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट एक आपके घर के बाहर एक नाली होती है, ड्रेन होती है, तो नाली में घरों का पानी जो है वो नाली के अंदर जाता है, और उस नाली का जो पानी है वो मान लीजिए कि नदी के अंदर जा रहा है। तो आपने नोटिस किया होगा कि नाली के अंदर एक सर्टेन जो क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा वो हमेशा भरा रहता है, तो उस वाटर को हम क्या कहेंगे, वो आपका फ्लो है। फ्लो का मतलब एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर उसका कैलकुलेशन होता है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेशन होता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेशन करोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लो बारिश हो जाएगी तो नाली का लेवल अलग हो गया होगा, लेकिन बारिश कम हो जाएगी तो एक एवरेज नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, तो नॉर्मल लेवल पे उसे काउंट करोगे, मतलब उसे आप टोटल करोगे तब जाके वो फ्लो कहा जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब आते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर टू द टोटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट दैट इज मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू एक्वायर कैपिटल, यानी कि कैपिटल को एक्वायर करने के लिए जो टोटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट किया गया है ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, उसे हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, बेसिकली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक ग्रॉस वैल्यू है किसकी, फॉर सच एक्सपेंडिचर एंड इट डज नॉट टेक द फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं किया गया है, इसीलिए ग्रॉस वैल्यू है। अगर ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, तो जो ये वैल्यू आपकी बचेगी वो वैल्यू कही जाएगी नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका जो टर्म है, जो भी आगे आपको नेशनल इनकम का जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वहां इसमें आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली क्या होते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है बेसिकली डिफरेंस है किसके बीच का, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच में और जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है उसके बीच का डिफरेंस है। यानी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके ऊपर इंपोज किए जाते हैं, जैसे कि जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो सरकार एक तरफ तो आपके ऊपर जीएसटी चार्ज करके आपसे इनडायरेक्ट टैक्स वसूलती है, दूसरी तरफ आपको कुछ सब्सिडीज दे देती है जिससे आपका इकोनॉमिक असिस्टेंस होता है, यानी आपकी हेल्प के लिए सरकार आपको कुछ सब्सिडीज दे देती है। तो अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दें तो जो वैल्यू बचती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। सब्सिडी आमतौर पे जनरल वेलफेयर के लिए दिया जाता है, जिसे हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो एनआईटी का फार्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ये टर्म आगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आएगा जब आप नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स और न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये बेसिकली डिफरेंस होता है आपका फैक्टर इनकम, आपके कंट्री के लोग विदेशों से पैसे कमा के आते हैं और विदेशों के लोग इंडिया से पैसे कमा के ले जाते हैं। तो जो आपकी इनकम फ्रॉम अब्रॉड है और जो इनकम टू अब्रॉड है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। क्लियर हो गया, यानी हमारे देश के लोग दुनिया के और सारे देशों में काम करते हैं जहां से वो पैसे कमाते हैं, वैसे ही बाहर के लोग यहाँ काम करके यहाँ से पैसे कमा के ले जा रहे हैं। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। तो आप आमतौर पे इनकम जो कमाई जाती है वो रेंट होती है, वेजेस होती है, इंटरेस्ट, सैलरी, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग, ये सारी इनकम जो है वो कमाई जाती है। तो जो आपने अर्न किया, जो आपके यहाँ से अर्न होकर बाहर गया, उनके बीच का डिफरेंस आपका जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बताइए ये चीज सबको क्लियर है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इसके बाद दिया है आपका नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का एक फॉर्मूला दिया है, जिसे आप देख भी लीजिए। तो इसका एक फार्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। भाई आपको इनकम अगर बाहर से, एक मिनट जरा पानी मैं पी लेता हूँ, अगर आपको बाहर से इनकम मिल रही है तो बाहर से अगर इनकम आपको मिल रही होगी तो इनकम आप पे भी तो कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। जस्ट मिनट, देखिए यानी इनकम अगर आप अर्न कर रहे हैं कहीं से तो आप पे भी तो कर रहे होंगे, तो जो अर्न कर रहे हैं और जो पेमेंट कर रहे हैं उसके बीच का डिफरेंस ही तो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। अब एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। ये इनकम भी मजेदार है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जिस इनकम को अर्न करने के लिए आपको कोई ना कोई फैक्टर सर्विस परफॉर्म करनी होती है, यानी फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस।
फैक्टर इनकम वो है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा फैक्टर सर्विसेज के फॉर्म में प्रोडक्शन प्रोसेस में जो चीज लगाई जाती है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, फैक्टर इनकम। मोटे मोटे शब्दों में आप ये समझिए, किसी प्रोडक्ट को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जो जो फैक्टर सर्विसेज लगती हैं उनके बदले में जो इनकम अर्न होती है वो होती है फैक्टर इनकम। जैसे मान लीजिए जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस करोगे तो लेबर लगेगा, तो लेबर को आप क्या चीज पे करते हो, लेबर को आप पे करते हो बेसिकली वेजेस पे करते हो, ठीक है। लैंड अगर आपने किसी की ली है या किसी की जमीन ली है इस्तेमाल करने के लिए, उसके बदले में आप रेंट पे करोगे, ठीक है। लेबर को वेजेस दोगे, कैपिटल पर इंटरेस्ट दोगे, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। तो वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें क्या हैं, ये है आपकी फैक्टर इनकम। क्लियर है ये? यानी जो इनकम आप प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी सर्विसेज या अपनी फैक्टर सर्विसेज को देने के बाद जो अर्न करते हैं वो होता है फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम ठीक अलग है इसका। ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जिसके लिए आप किसी तरीके का कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई सर्विस आप नहीं देते हैं, विदाउट एनी सर्विस आपको कुछ चीजें सरकार प्रोवाइड करती है, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, पॉकेट मनी आपको मिलती है, आपको गिफ्ट मिलते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ये सारी चीजें जो होती हैं बेसिकली ये क्या है, ये आपकी है ट्रांसफर इनकम। इन पर किसी तरीके का कोई भी पैसा आपको इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता है। अब आएंगे देखेंगे फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। तो सबसे पहले फैक्टर इनकम के बारे में कहा गया है कि फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज, ठीक है। तो अपनी सर्विसेज रेंडर करने के बदले में जो इनकम मिलती है वो फैक्टर इनकम है। ट्रांसफर इनकम है जो कि विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस आपको मिलती है, जैसा भी आपको बताया था कि आपकी स्कॉलरशिप हो गई या आपको गिफ्ट मिल गया या आपको ओल्ड एज पेंशन मिलती है, तो ये आपकी ट्रांसफर इनकम है, ठीक है। तो फैक्टर इनकम जो होती है एक अर्निंग कंसेप्ट है और ट्रांसफर इनकम एक रिसिप्ट कंसेप्ट है। फैक्टर इनकम डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड की जाती है, इवन नेशनल इनकम में भी ऐड होती है। ट्रांसफर इनकम को ना ही तो हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करते हैं ना ही देश की नेशनल इनकम के अंदर ऐड करते हैं। ट्रांसफर इनकम जो फैक्टर इनकम होती है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के यूज करने के बदले में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले में मिलती है। लैंड के बदले में आपको रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में आपको इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के बदले में प्रॉफिट मिलता है। और ट्रांसफर इनकम आपको गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, हाउस होल्ड को यानी इंडिविजुअल पर्संस को दी जाती है। कोई भी पैसा इसके लिए आपसे चार्ज नहीं किया जाता है। ये चीज क्लियर हो गई? आगे देखिए, आगे अगर इसी चीज को हम लोग और कैरी फॉरवर्ड करें तो और भी कुछ चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी भी। इसे एग्जांपल मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता ही दिया था कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट वगैरह इसके अंदर शामिल किया जाता है, ठीक। तो ये बेसिकली आपने जो चीजें डिस्कस की इस चैप्टर के अंदर, लेक्चर के अंदर, ये बेसिक कुछ टर्म्स थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो आपके लिए जानने इंपॉर्टेंट थे और हमने कोशिश की आपको इस लेक्चर के अंदर वो चीजें आपको पहुंचा पाए आप तक। तो उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है आपके लिए वो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस लेक्चर में अभी तक कहीं पर कोई क्वेरी है, कहीं पर कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर हमसे पूछिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।